राधिका अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। राधिका को लगता था कि उसकी माँ बहुत अच्छी है, उसे उसकी सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करती है। लेकिन उसकी सौतेली माँ कोकिला केवल झूठे प्यार का दिखावा करती थी। राधिका के पिता अभी जिंदा थे, लेकिन राधिका की सौतेली माँ ने उन्हें बहुत ही पहले पागल घोषित करके एक कमरे में बंद कर दिया था। वो अपनी बेटी राधिका को भी अपने पिता से मिलने नहीं दे रही थी और उसे हमेशा डरा धमका कर रखती थी और तो और प्यार से बोलकर उससे सारा काम करवाती थी। बेटा, मेरे पैरों में तो सूजन आ रही है। वो क्या है ना, मैं कपड़े धोकर छत पर सुखा देती, पर मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा। किसने कहा आपसे ये सब काम करने के लिए? मेरे होते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी माँ। मैं हूँ ना, मैं सारा काम कर दूंगी, आप बस आराम कीजिए। ऐसे ही कोकिला कभी अपनी बीमारी का तो कभी अपने हाथ पैर में दर्द होने का बहाना बनाकर राधिका से काम करवाती थी। राधिका में दिमाग आए, इसीलिए कोकिला ने उसे कभी भी शिक्षा की ओर नहीं भेजा। उसे ना तो शिक्षा ग्रहण करने का मौका दिया और ना ही उसके दोस्त बनने दिए। माँ, सुबह से पिताजी के लिए खाना नहीं गया, मैं उन्हें खाना देकर आती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? वो मेरा मतलब है बेटा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऐसे में वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं बेटा। तुम्हारे बचपन में तो उन्होंने ऐसी कोशिश की भी थी, उसके बाद से तुम्हें कोई खतरा ना हो तभी उन्हें उस कमरे में रख रखा है। जी माँ, मैं समझ गई। उसके बाद कोकिला खाना लेकर अपने पति के कमरे में गई। कोकिला को देखते ही पंकज थोड़ा सहम गया। तुम्हारी प्यारी बेटी तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही थी, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा थोड़ी ना हो सकता था। मैंने उसे डरा धमका कर भगा दिया। ये लो पतिदेव, खाना खा लो, वरना मर जाओगे तो मेरी सोने की चाबी का क्या होगा? तुम बहुत ही पापी औरत हो। धीरे धीरे करके मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, मुझे मेरी बेटी से भी दूर रखा और तो और दुनिया की नजर में मुझे पागल बना दिया। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? अगर मुझे मारना चाहती हो तो एक ही बार में मार दो। ऐसे रोज रोज तड़पाने से तो अच्छा है कि मैं एक बार में मर जाऊं। ये कैसी बातें कर रहे हो पतिदेव? भला कोई पत्नी अपने पति को मार के सफेद साड़ी पहनना चाहेगी क्या? मैं तो आपको रोज अंदर से मरता देख बहुत खुश होती हूँ। इतने में ही राधिका के चिल्लाने की आवाज आती है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो? वो आपसे प्यार नहीं करती, बल्कि डरती है आपसे और नफरत करती है। रसोई के रास्ते में मैंने गरम तेल जो फैला रखा था, लगता है असर हो गया। जाती हूँ, देखती हूँ मेरी फूल सी बच्ची को। उसके बाद कोकिला फिर से दरवाजे पर ताला लगाकर वहाँ से चली गई। पंकज उस कमरे में चार दीवारी के बीच रोता था, लेकिन उसे समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैंने इससे शादी की। मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया। मैंने मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दी थी, इसीलिए अब वो मेरी बेटी के पीछे पड़ी है। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। वहाँ दूसरी ओर कोकिला ने रसोई के रास्ते में गरम गरम तेल फैला रखा था, जिसकी वजह से राधिका का पैर जल जाता है। माँ, मुझे लगता है मेरे पैर में गरम तेल की वजह से छाले हो गए हैं। मुझे बहुत जलन हो रही है माँ, कुछ करो। बेटा, मुझे माफ करना। थोड़ी देर पहले तुम्हारे पिता के कमरे का दरवाजा खुला रह गया था और ये सब उन्होंने ही किया है। माँ, पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अभी आप मेरे पैर में दवा लगा दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोकिला मन में सोचती है, मैं इस करमझिली के पैरों में दवा लगाऊंगी, सपना तो नहीं देख रही कहीं। तभी वो कहती है, बेटा, मेरी तो सब्जी काटते समय उंगली कट गई थी, मैं तुम्हें दवा लाकर दे देती हूँ। उसके बाद कोकिला राधिका को दवाई लाकर देती है। वो बस राधिका को परेशान करने के मौके ढूंढा करती थी। थोड़ी देर बाद कोकिला उदास चेहरा बनाते हुए राधिका के पास आई।
राधिका बेटी, मेरे सर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ, मैं आपके सर में मालिश कर देती हूँ, फिर आपको दर्द नहीं होगा। बेटा, ये वो दर्द नहीं है जो मालिश से चला जाए। इस दर्द को दूर करने के लिए केवल जंगल में उग रही लाल रंग की जड़ी बूटी का काढ़ा बनाकर ही पीना होगा। ये तभी ठीक हो सकता है। लेकिन जंगल तो बहुत खतरनाक है माँ। वहाँ तो सांप भी है और जंगली जानवर भी। बेटा, अगर वो जड़ी बूटी मुझे शाम तक नहीं मिली तो क्या पता मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। प्लीज बेटा, मेरे लिए जड़ी बूटी ला दो। अपनी माँ के लिए इतना तो कर सकती हो ना। माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं अभी जंगल में जाकर आपके लिए वो जड़ी बूटियां ले आती हूँ। कोकिला अपने मन में सोचते हुए खुश हो रही थी। भगवान करे उस जंगल में इसको कोई सांप डस ले और ये वहीं मर जाए। आखिर इसके हाथों से मैंने प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन तो करवा ही लिया है। अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। जल्दी ही इस घर में आग लगा दूंगी और इसके बाप को भी यहीं जिंदा जला दूंगी। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी लेकर मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगी। उसके बाद राधिका अपने पैरों की चोट लिए लंगड़ाते हुए जंगल की ओर जाती है। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी अपनी माँ के लिए वो ये कदम उठाने को भी तैयार थी। उसके मन में काफी सारे सवाल थे, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ ना कह सकी। उसे जंगल में अलग अलग जानवरों की आवाज आ रही थी। वो डरते डरते नदी के किनारे पहुँच गई। यहाँ तो नदी बह रही है, शुक्र है मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। माँ को भी पता नहीं क्या हो गया। आज तक मैंने पिताजी को ठीक से देखा तक नहीं। मैं कभी उनसे मिली भी नहीं। मेरे पैर में चोट लगी है और इस चोट की वजह मेरे पिताजी हैं। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता। ऐसा लगता है कि बात कुछ और ही है। अरे, अभी तो मुझे माँ के लिए जड़ी बूटियाँ भी ढूंढनी होगी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद राधिका को लाल रंग की जड़ी बूटियाँ भी मिल गई और उस जड़ी बूटी को तोड़ते ही वहाँ एक परी प्रकट हुई। दूर रहो मुझसे, कौन हो तुम? अब मुझे थोड़ी बहुत सांस आ रही है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गलतियों की वजह से मैं इस लाल पौधे में तब्दील हो गई थी, लेकिन डर के मारे कोई इस जंगल में आता ही नहीं था। मगर आज तुमने ये लाल जड़ी बूटी तोड़कर मुझे आजाद किया। कहो, कैसे शुक्रिया अदा करूँ तुम्हारा? अच्छा, मैंने आपकी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम अभी थोड़ी देर पहले क्या बातें कर रही थी? कौन से सवाल हैं तुम्हारे दिमाग में? अगर तुम मुझे बताओ तो शायद मैं उन्हें सुलझा सकती हूँ। क्या सच में? और ऐसा बोलकर राधिका अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी कहानी उस परी को सुनाती है और कहती है, और तब से ही मैंने अपने पिता को नहीं देखा, पर मेरा दिल कहता है कि सच कुछ और है जो मैं देख नहीं पा रही। आजकल माँ ने मुझसे ज्यादा काम करवाना शुरू कर दिया है। मैं उनके इस बदलते हुए बर्ताव को तो समझ ही नहीं पा रही। ये तो बहुत अनसुलझी कहानी लगती है। ऐसा कहते हुए परी हवा में जादू करके एक केक राधिका के हाथ में रखती है। ये एक जादुई केक है। अब मैं तुम्हारे घर तो क्या, अपने खुद के घर भी इतने सालों से नहीं जा पाई। मुझे तो पता ही नहीं कि इस धरती पर चल क्या रहा है, लेकिन ये केक तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तुम ये केक थोड़ा सा अपनी माँ को खिला देना, जिसके बाद कमाल देखना। और हाँ, अगर तुम चाहो तो इस केक की खेती भी कर सकती हो। मेरा मतलब है, ये जादुई केक है। आम के आम, गुठलियों के भी दाम। इस केक को अपने आंगन में रखना और फिर देखना कमाल। राधिका मन में एक उम्मीद लिए और परी का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर चली जाती है। जब वो घर जाती है तब कोकिला राधिका के हाथों में लाल जड़ी बूटियों को नहीं देखती। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता राधिका। आखिर तुम जंगल की तरफ नहीं गई ना? तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, एकदम निकम्मी की निकम्मी। उस समय कोकिला की बातें सुनकर राधिका को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने बात संभालने के लिए कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो माँ? मैं जंगल में गई थी,
लेकिन मुझे जड़ी बूटियां कहीं नहीं मिली। देखो, झाड़ियों की वजह से मेरे हाथ में चोट भी लग गई, लेकिन मैं आपके लिए मीठा मीठा केक लेकर आई हूँ। इसे खा लीजिए, बहुत स्वादिष्ट है। केक दिखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन तुम ये लेकर कहाँ से आई हो? वो माँ, मेरी एक दोस्त का जन्मदिन था, तो बस वहीं से। अरे ये सब छोड़ो ना माँ, देखो ये केक कितना स्वादिष्ट है। केक दिखने में बहुत स्वादिष्ट था, इसीलिए कोकिला वो केक खा लेती है और केक खाते ही जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ माँ, आप रोने क्यों लगी? आपने कोई गलत काम किया है क्या? कोकिला ना चाहते हुए भी राधिका को सब बताने लगी। तुम्हारे पिता पागल नहीं है, मैंने ही उन्हें लोगों के सामने गलत साबित किया ताकि मैं ये तुम्हारी सारी दौलत हड़प कर यहाँ से जा सकूं। और अब सब कुछ मेरे नाम हो चुका है, तो अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हारे पिता को भी। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ और मैं रो क्यों रही हूँ? तुमसे तो मुझे प्यार ही नहीं है, तुम लोगों को तो मैंने कभी अपना समझा ही नहीं। ये सब सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सबसे पहले अपने पिता के कमरे में जाकर उन्हें गले लगाकर रोने लगी। इतने सालों बाद मुझे मेरी बेटी का चेहरा दिख गया। मुझे लग रहा था बेटी कि तुम मुझसे नफरत करती हो, पर तुम रो क्यों रही हो? पिताजी, आपके साथ आज तक अन्याय होता रहा और मुझे खबर भी नहीं थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है पिताजी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पहले की तरह सब कुछ ठीक कैसे करूं। बेटा, अब तुम्हें भी सच पता चल चुका है, तो डर किस बात का? तुम्हारी सौतेली माँ को अभी के अभी घर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक से खाना पीना ना मिलने की वजह से पंकज की हालत खराब थी। पिताजी, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। राधिका इससे पहले रसोई घर में जाती, कोकिला ने उससे पहले ही घर में आग लगा दी। अब राधिका अपने पिता को बचाते हुए उस घर से बाहर निकलती है। बेटा, हमारा घर जल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी तो लगा था कि खुशियों की बारिश होगी, पर अचानक दुख के बादल कहाँ से आ गए। तभी वो दोनों अपने सामने कोकिला को खड़ा देखते हैं। इस घर में आग मैंने लगाई है, अगर मैं तुम दोनों को रास्ते से नहीं हटा सकती तो क्या हुआ? अच्छा हुआ भगवान ने मेरे सर पे दो दो पाप के घड़े नहीं रखे। मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया प्यारे पति देव, और अपनी प्यारी सी बेटी को तोहफा देने के लिए इस घर में आग भी लगा दी। ना तुम दोनों के पास तुम्हारा घर है और ना ही तुम्हारी प्रॉपर्टी के कागज। मैं तो चलती हूँ, मेरा काम हो गया। और तभी कोकिला का ध्यान जाता है कि उसके हाथ में प्रॉपर्टी के कागज नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक कोरा कागज है। अरे अरे नहीं, मेरी प्रॉपर्टी के कागज लगता है अंदर ही रह गए। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब तक तो कागज जलकर राख हो चुके होंगे। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। आपको आपके कर्मों की सजा तो ऊपर वाले ने ही दे दी। अब किसी भी कानूनी रूप से हमारी कोई भी चीज आपकी नहीं है, तो आप यहाँ से दफा हो जाओ। इससे पहले मैं कोई कदम उठाऊं, आप यहाँ से चले जाओ। उस समय राधिका का गुस्सा देखकर कोकिला रोते हुए वहाँ से चली गई। अब वो अपनी लाचारी पर मातम मना रही थी। उसके हाथ से सब कुछ चला गया था। इतने साल से उसने जो बीज बोए, अब वो खेती तबाह हो चुकी थी। बेटा, एक परेशानी हटी तो परेशानी ही परेशानी हमारे सामने आ गई। थोड़ी देर बाद घर की आग शांत हो जाती है और तभी राधिका अचानक देखती है कि उसके घर में जादुई केक को छोड़कर सब कुछ जलकर तहस नहस हो चुका था। सिर्फ परी का दिया हुआ जादुई केक ही सही सलामत था। कुछ भी खराब नहीं हुआ पिताजी, सब ठीक है। देखिए, भगवान हमारे साथ है। इस जादुई केक को हम अपनी जमीन में बो सकते हैं। वो मुझे ये केक एक परी ने दिया था, आप इसे खा लीजिए। इसे खाकर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसके बाद राधिका केक का एक टुकड़ा अपने पिता को खिलाती है। ऐसा करते ही उसके पिता बिल्कुल तरोताजा हो जाते हैं। मेरी बेटी मेरे साथ है, अब हम सब पा सकते हैं। और उसी समय दोनों ने मिलकर केक की खेती करना शुरू की। केक का कारोबार तो चल पड़ा
और एक बार फिर से दोनों बाप बेटी ने जादुई केक की खेती की मदद से अपने प्यारे से घर की नींव रखी। एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। सपना एक बहुत प्यारी बच्ची थी। वो अपनी दादी के साथ अकेले ही रहा करती थी। उसे जन्म देते ही उसकी माँ चल बसी। उसकी माँ के जाने का सदमा उसके पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए कुछ समय बाद वो भी चल बसे। सपना के पिता एक किसान थे। जाने से पहले वो अपनी जो भी जमीन छोड़कर गए थे, सपना अकेले ही दिन रात मेहनत करके उस पर जो भी रूखा सूखा उगाती थी, वही खाकर अपनी दादी के साथ गुजारा किया करती थी। लेकिन वो लोग बहुत गरीब थे। ना तो उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही खाने के लिए अच्छा खाना। उसकी एक ही सहेली थी जिसका नाम था राधा। लेकिन राधा बहुत घमंडी थी क्योंकि उसके पापा के पास बहुत पैसे थे। एक दिन वो सपना को अपने जन्मदिन में इनवाइट करने उसके घर पहुंची। सपना, कैसी हो तुम? बड़े समय बाद मिल रही हूँ तुमसे। कहो, कैसे आना हुआ? तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम भूल गई, आज मेरा जन्मदिन है। मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ और अपने साथ ये नई ड्रेस भी लेकर आई हूँ। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत काम रहता है ना, इसीलिए दिमाग से उतर गया था। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये ड्रेस तो वही है ना जो तुमने ईशा के जन्मदिन पर पहनी थी और इसके ऊपर चटनी गिर गई थी। हाँ, तो मैंने उस दिन के बाद आज तक इसे कभी नहीं पहना। एक हिसाब से ये ड्रेस नई हुई ना। राधा, तुम तो मुझे बचपन से जानती हो ना। अगर तुम्हें मुझे पार्टी में नहीं बुलाना था तो ना बुलाती, मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन तुम जानती हो कि कोई भी मुझे फ्री में कुछ सामान देता है तो वो मुझे भीख लगती है, और वो भी इस्तेमाल की हुई चीज। मैं तो तुझे इसलिए कह रही थी क्योंकि मेरे बहुत सारे अमीर दोस्त आएंगे और तेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही तुझे अपनी ड्रेस दे देती हूँ। तू कैसे भी मुंह उठाकर आ जाती तो वो लोग तेरा मजाक उड़ाते, है कि नहीं? मैं तो तेरा ही भला चाहती थी, पर तुझे नहीं आना तो मत आ। तेरे नखरे तो अभी तक कम नहीं हुए। चल, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। ऐसा कहकर राधा अपने घर चली गई। उसके बाद सपना ने उन सभी बातों को अनदेखा किया जो राधा ने कहा और अपने खेत में फिर से मेहनत करने चली गई। शाम को जब वो खेत से घर लौट रही थी, तब उसने देखा कि रास्ते में एक बेकरी थी जहाँ हमेशा बहुत भीड़ लगी रहती थी। हर दिन किसी न किसी का बर्थडे होता है, हर दिन कोई ना कोई पैदा होता है, और केक तो लोग हर खुशी के अवसर पर काटते हैं। ये काम तो बहुत चलता होगा। कब तक मैं वहाँ मेहनत करूँ जहाँ कोई फायदा ही नहीं? लेकिन मुझे तो केक बनाना आता ही नहीं है। अरे हाँ, मेरी दादी को तो अच्छे से आता है। मैं अपनी दादी से केक बनाना सीख लूंगी। उनसे बात करके मैं भी एक बेकरी खोलूंगी। उसके बाद घर पहुंचकर सपना अपनी दादी से बातें करती है। वो अपनी दादी को सारी बात समझा देती है। उसके बाद दादी कहती है, हाँ बेटी, तुम सोच तो बिल्कुल सही रही हो, लेकिन ये सब कहने में जितना आसान है, करने में नहीं। हम लोग गरीब हैं बेटा। तुम अकेले ही खेतों में इतनी मेहनत करती हो, जिसकी वजह से हम सिर्फ 2 वक्त का खाना ही खा पाते हैं। मेरी दवाइयाँ भी समय पर नहीं आ पाती। ऐसे में हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे जो नया काम शुरू कर सके, वो भी केक जैसा काम जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। दादी, इसीलिए तो भगवान ने हर गांव में एक ना एक जमींदार जरूर रखा है। क्यों ना हम जमींदार के पास अपना ये छोटा सा घर और अपना खेत गिरवी रखवा दे और उनसे सूद पर पैसे ले ले। कड़ी मेहनत से हम जल्दी अमीर हो जाएंगे और उनके सारे पैसे चुकाकर हम अपना सामान उनसे वापस ले लेंगे। कैसा लगा मेरा उपाय? जैसा तुम्हें सही लगे। उसके बाद सपना अपने घर के और जमीन के कागज लेकर जमींदार के पास पहुंची। जमींदार जी, ये लीजिए मेरे घर और मेरी जमीन के कागज।
इसके बदले में जो भी पैसे बनते हैं वो मुझे दे दीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा चुकाकर आपसे कुछ ही समय बाद अपना ये सामान वापस ले लूंगी। तुम्हारा जमीन और तुम्हारा घर तो इतना खास नहीं है, इसलिए तुम्हें इसके बहुत कम पैसे मिलेंगे। उस समय सपना को सब मंजूर था। जमींदार से पैसे लेकर सपना फौरन बाजार गई और केक का सामान ले आई। उसके बाद उसने अपनी दादी से बड़े ही लगन से केक बनाना सीखा। वो हर तरह का केक बनाना सीख गई थी और कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी एक बेकरी खोल ली। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। उसकी बेकरी पर एक भी ग्राहक नहीं आता था। बेकरी खोले उसे बहुत दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसका कोई केक नहीं बिका था। उदास मन से एक दिन वो घर वापस आई। तुम्हारा चेहरा देखकर तो लगता है कि आज भी तुम्हारा कोई केक नहीं बिका बेटी। हाँ दादी माँ, लगता है मेरी दुकान बहुत छोटी और पुरानी है ना, इसीलिए लोगों को लगता है कि हमारी दुकान के केक कुछ खास नहीं, और पास में वो बहुत बड़ी सी बेकरी भी तो है। सब वहाँ जाते हैं ना, तो हमारे पास कौन आएगा। लेकिन दादी, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। ऐसा कहकर सपना फिर से अपनी बेकरी पर चली जाती है। तभी पास से गुजर रही उसकी सहेली राधा उसे बेकरी के अंदर देखकर उसके पास आकर बोली, सपना, तुमने काम शुरू किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो रही हो। वो आज मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, मैं तुम्हारे ही घर आ रही थी। तुम्हें जैसे आना है तुम आ सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। आखिर तुम मेरी बचपन की दोस्त है यार। अब तुम मिल ही गई हो तो तुम्हारी ही दुकान से केक ले जाती हूँ। क्यों, सही कहा ना। सपना राधा के गले लग जाती है। उसके बाद राधा को जो भी केक चाहिए थे, सपना सारे केक पैक कर उसे दे देती है। अरे हाँ, और समय पर आ जाना, ठीक है। ऐसा कहकर राधा केक लेकर अपने घर चली जाती है। शाम को सही समय पर तैयार होकर राधा के माता पिता की एनिवर्सरी पार्टी में सपना भी दाखिल होती है। सपना की बेकरी के केक की सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं। पार्टी खत्म हो जाने के बाद सपना तो सही समय पर अपने घर चली जाती है। लेकिन सपना के घर चले जाने के बाद राधा से उसके सभी मेहमान केक कहाँ से मंगवाया ये पूछ रहे थे। राधा सबको बताती है कि वो उसकी सहेली सपना की बेकरी के केक थे और वो उन्हें एड्रेस भी दे देती है। और फिर उस दिन के बाद से तो मानो सपना की बेकरी पर लाइन ही लग गई थी। धीरे धीरे उसकी कमाई दिन दुगनी और रात चौगुनी हो गई थी। अब वो अपनी दादी की दवाइयों का खर्चा उठा पाती थी और तो और अपनी दादी के लिए अच्छा अच्छा खाना भी लेकर जाती थी। दादी, मैंने कहा था ना, एक दिन मैं जरूर कामयाब होऊंगी। मैंने कभी हार नहीं मानी और देखो आज हम इस मुकाम पर हैं। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। अब बस सब ऐसे ही चलता रहे, तब तेरी दुकान का किराया और हमारे इस घर और खेत का भी ब्याज सर से हट जाएगा। सपना की इस कामयाबी से पास की बेकरी की मालकिन ममता को बहुत जलन होती है, क्योंकि सपना के मार्केट में आ जाने से उसकी वैल्यू अब कम हो गई थी। मेरी दुकान पर तो अब मक्खियाँ भी नहीं भिन बनाती। जब वो सपना की बच्ची ने अपनी बेकरी खोली थी तब मुझे लगा था कि इस गरीब की दुकान पर कौन ही जाएगा। टूटी फूटी दुकान तो है इसकी, लेकिन अब ये मेरे रास्ते का कांटा बन रही है। तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी बेटा। उस जलन की आग में वो रात को जाकर सपना की बेकरी में आग लगा देती है और अपने मन में शांति लिए अपने घर चली जाती है। अगली सुबह चेहरे पर खुशी लिए सपना जब अपनी दुकान पर वापस जाती है तो उसके सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उसकी दुकान अभी भी जल रही थी।
अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक ये सब कैसे हो गया? इस दुकान का मालिक तो मुझसे ही उस दुकान का हर्जाना लेगा। अब मैं अपना घर और अपने खेत कैसे छुड़वा पाऊंगी? दादी की दवाइयाँ कैसे लाऊंगी? सब कुछ तबाह हो गया। इस आग में मेरी सारी खुशियाँ जल गई, हमारा सारा भविष्य जल गया। मैं जीकर क्या करूंगी? मैं भी इस आग में कूद कर मर जाती हूँ। अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं। इस दुकान की आग बुझाने वाला कोई नहीं, यहाँ मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, मेरी बातें सुनने वाला भी कोई नहीं। हम गरीबों को तो चैन से मरने का भी हक नहीं। अगर मैं इस आग में जलकर मर भी जाऊं तो दादी का क्या होगा? ये मेरे साथ ही क्यों किया भगवान? उस समय इतनी सुबह हो रही थी कि आसपास की एक भी दुकान नहीं खुली थी और ना ही गलियों में कोई इंसान था। तभी उसके पास एक परी आकर बोली, सपना, मैं वो परी हूँ जो इंसान की हर गतिविधि पर नजर रखती हूँ और कौन इंसान कैसा है ये मुझे पता रहता है। मैं तुम्हें भी अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें मैंने गरीबों को फ्री में केक देते हुए देखा है। इससे पता चलता है कि तुम्हारा मन कितना साफ है और तुम्हें लोगों की मजबूरी समझ आती है। इस तरह तुमको लाचार देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कहते ही परी सपना को अपने साथ उड़ाकर एक बहुत ही सुंदर बगीचे में ले जाती है। वो बगीचा बादलों में था। सपना ने ऐसी कोई जगह अपने सपने में भी नहीं देखी थी। ये जगह तो बहुत सुंदर है। परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे इतनी सुंदर जगह के बीच लाई। यहाँ आकर तो मैं अपनी सारी परेशानियां ही भूल गई हूँ और मेरे सामने ये कैसा चमत्कारी पेड़ है जिसके ऊपर केक ही केक उग रहे हैं। तभी पेड़ से आवाज आती है, परी, आपको प्रणाम। आज आपको देखकर लगता है हर बार की तरह आप इस बार भी एक भली इंसान को लेकर आए हैं। लेकिन आप तो जानती है, आपकी नज़र पार की है, आप गलत नहीं हो सकती। पर अपनी तसल्ली के लिए मैं भी लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ। अगर वो मेरे सवालों का सही उत्तर देता है तो ही मेरे जादुई केक उसको मिल पाते हैं। मुझे सपना पर पूरा विश्वास है। पेड़, तुम्हें जो पूछना है तुम पूछ सकते हो। सपना, अगर तुम्हारे सामने 2 थालियां है, एक थाली में बहुत सारा प्यार और दूसरी थाली में बहुत सारा पैसा है और वो पैसा आजीवन कभी खत्म नहीं होगा, बताओ तुम दोनों में से क्या चुनोगी? प्यार की कमी मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे मेरे माता पिता का प्यार कभी नहीं मिला। पैसे की कमी तो एक बार को मेरी भी पूरी हो गई थी, लेकिन माँ बाप के प्यार के बिना मैं हमेशा अधूरी रही। इसीलिए मैं हमेशा प्यार की थाली ही चुनूंगी। बहुत अच्छा जवाब है तुम्हारा। तो मेरे पेड़ का सबसे अनोखा और जादुई केक तुम्हारा। इस केक से तुम जितने चाहे उतने केक बना सकती हो। तुम बस मन में उस केक का डिजाइन सोचना और तुम्हारे सामने वैसा ही केक बनकर प्रकट हो जाएगा। फिर जैसे ही पेड़ अपना एक केक सपना को देता है, फिर पलक झपकते ही वो अपने हाथ में केक लिए खुद को अपने घर के अंदर पाती है। वो कितनी सुंदर दुनिया थी ना। अब इस केक से मैं बहुत सारे केक बनाऊंगी और फिर से अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊंगी। और जादुई केक के पेड़ ने सपना को जो केक दिया था उसका सही इस्तेमाल करके सपना फिर से एक बार कर दिखाती है। एक बार फिर से लोग उसी से केक खरीदने लगते हैं और वो सारे केक पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट थे। और एक बार फिर से ममता की दुकान पर सबने आना बंद कर दिया। ये सपना की बच्ची, वो तो एक मामूली सी गरीब लड़की है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो फिर से ऊपर खड़ी नहीं हो सकती। उसके हाथ जरूर कोई चमत्कारी चीज लगी है, वरना इतनी जल्दी तो कोई भी उभर नहीं पाता। ऐसा कहकर ममता उसके घर जाती है और वो देखती है कि उसी समय सपना उस जादुई केक से बहुत सारे केक बना रही थी। तो ये बात है, ये है जादुई केक के पेड़ का अनोखा केक। ये तो मेरे पास ही होना चाहिए। इससे मैं केक नहीं बल्कि बहुत सारे पैसे मांगूंगी। आखिर मैं सपना की तरह गवार थोड़ी ना हूँ। सपना के वहाँ से हटते ही ममता फौरन
जादुई केक उठाकर अपने घर ले जाती है। हे जादुई केक, मेरे पास 4-4 मंजिल वाले केक आ जाएं और उस सपना की बच्ची के सारे केक सड़ जाएं। इस पूरे गांव में मुझसे अमीर इंसान कोई ना बचे। अब जो कहा है जल्दी से मेरा हुक्म मानो। लेकिन ऐसा नहीं होता। केक ने अपना असर बिल्कुल उल्टा दिखाया और उसकी दुकान में बहुत सारे सांप और बिच्छू रेंगने लगते हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? जो मैंने सपना के लिए मांगा वो मेरे साथ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस दिन के बाद से ममता के पास कोई चारा ना रहा। ममता सपना के पास मदद मांगने आई। सपना, तुम तो जानती हो कि मैंने तुम्हारा जादुई केक चुराया था और मैंने ही तुम्हारी दुकान में आग लगाई थी। मुझे उसकी सजा भी मिल गई है, लेकिन मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम मुझे काम पर रख लो। तुम्हारी तो 4-4 बेकरी है ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। सपना का दिल बहुत बड़ा था। ममता, मैं जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी सजा मिल चुकी है। चलो, आज से तुम ही अपने हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट केक बनाकर खिलाया करोगी। अब खुश? ममता की आंखें नम हो जाती हैं और वो ईमानदारी से सपना के पास काम करने लगती है। सपना अपनी सहेली राधा और अपनी दादी को हमेशा अपने दिल से लगाकर रखती थी, क्योंकि मुश्किल घड़ी में दोनों ने ही उसका साथ नहीं छोड़ा और जादुई केक के पेड़ की मदद से वो इतने आगे आ सकी।